उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पहले ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां एम्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने हिस्सा भी लिया और गोल्ड मेडलिस्ट को उनकी डिग्रीज भी बांटी। इस दौरान कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। एम्स में हुए कार्यक्रम के बाद देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गंगा आरती में शामिल हुए। परमार्थ निकेतन घाट पर हुई गंगा आरती में राष्ट्रपति शामिल हुए और गंगा का पूजन भी किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह और कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजनकारी रही, इनकी नीति तुष्टीकरण की रही है। देश में 60 साल में सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट बैंक की चिंता की और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच नजर आती है। सीएम धामी ने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी अपनी इसी सोच को अपने एक भाषण में कहा था कि आर्थिक संसाधनों पर हमला पहला आधिकारिक वर्ग विशेष का होगा। इससे सिर्फ कांग्रेस का विकास और बाकी सबका विनाश होगा। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है। बीजेपी में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग के बाद अब झगड़े भी सामने आने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए विधायक किशोर उपाध्याय और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के नेता दिनेश धनय में आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। किशोर उपाध्याय ने दिनेश धनय पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी मीटिंग में ये कहकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की कि उनके और उनके समर्थकों के टीएचडीसी में करोड़ों के ठेके चल रहे हैं। नाराज किशोर उपाध्याय ने बकायदा टीएचडीसी के कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि वे बताएं कि टीएचडीसी में कौन कौन से ठेकेदार काम कर रहे हैं। इससे पहले लोहाघाट में कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भतीजे आनंद अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। वो पार्टी के पूर्व विधायक पूरन परत्याल ने पार्टी पर गंभीर आरोप तक लगाए थे, जबकि चमोली में राजेंद्र भंडारी का विरोध हुआ। वहीं पौड़ी में दिलीप रावत की तरफ से अनुकृति रावत का भी विरोध हो रहा है। बीजेपी ने अपने लोकसभा मैनिफेस्टो में कहा है कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। उत्तराखंड इसकी शुरुआत कर चुका है। इसकी सफलता असफलता ही अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में किए गए वादों का भविष्य तय करेगी। देखिए रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड राम मंदिर और धारा 370 की तरह बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, जिसे इस बार सेंट्रल बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। यानी इस बार भी बीजेपी सत्ता में आई तो वो सीएए की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का इरादा रखती है, लेकिन इसके लिए भी उसकी नजर उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगी रहेगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम क्या रहते हैं, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बीजेपी यूसीसी पर हार्डकोर लाइन लेती है या फिर सॉफ्ट रहती है। नहीं, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। हमने उत्तराखंड के विधानसभा के संकल्प पत्र में कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। हमने लागू किया है, यहाँ पर नियमावली उसकी बन रही है, कानून उसका पास हो गया है। ऐसे केंद्रीय संकल्प पत्र में हमने कहा है, तो अब 4 जून के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी साल मार्च में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके लिए अभी 5 सदस्यीय कमेटी नियमावली बनाने का काम कर रही है। नियमावली बन जाने के बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। भी देश के अंदर आचार संहिता लगी है, तो आचार संहिता के कारण उसको लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनेगा। अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सबसे पहले उत्तराखंड को चुना। बिना किसी शोर शराबे के यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, विधानसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद सेंट्रल बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला किया। अब बीजेपी रणनीतिकारों को इसके लागू होने के बाद के रिपोर्ट कार्ड का इंतजार है, जो तय करेगा कि यूसीसी देश भर का हिस्सा बनेगा या इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चमोली से खबर, यहां बद्रीनाथ हाईवे पर सोनला के पास भेल के स्टोर में आग लग गई। स्टोर में रखे सामान ने तुरंत आग पकड़ ली और आग ने विकराल रूप ले लिया। आग आवासीय इलाकों तक बढ़ने लग गई। वहीं दूसरी तरफ गोपेश्वर, गौचर और रुद्रप्रयाग से फायर ब्रिगेड बुलाई गई, जबकि चमोली और कर्णप्रयाग कोतवाली से पुलिस की टीम पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया था। विकासनगर के लाखनवाला गांव में बिजली के तार में हुए शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। आग लग के खेत में ट्रैक्टर से नालियां बना दी गई ताकि आग फैल ना सके। ग्रामीणों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा करीब 10 बीघा गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां पिथौरागढ़ शहर से सटे जंगलों में धधकी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई जंगलों की आग अब धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंच रही है। हफ्ते भर से जिले के कई इलाकों के जंगलों में आग लगी है। आग से अभी तक 50 हेक्टेयर से अधिक जंगल खाक हो गए हैं। लगातार धधक रही आग के कारण धुंध भी गहरा रही है। कई इलाकों में तो खुद ग्रामीण ही आग बुझाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में 2 हफ्ते बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। गढ़वाल क्षेत्र में चलने वाली इस यात्रा का एक अहम पड़ाव श्रीनगर है। यहां एकमात्र मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज फिलहाल खुद ही बीमार चल रहा है। पौड़ी जिले का ये श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए एकमात्र बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी का दावा करने वाला संस्थान है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले इस मेडिकल कॉलेज को आगामी 4 धाम यात्रा के लिए तैयार तो किया जा रहा है, लेकिन यात्रा की तैयारियों को लेकर लगता नहीं कि मेडिकल कॉलेज गंभीर है। मेडिकल कॉलेज में कहने को तो कई आधुनिक हेल्थ केयर मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए टेक्नीशियन आज भी नहीं है। जो थोड़े बहुत डॉक्टर्स टेक्नीशियन हैं, वो भी अपनी छुट्टी काट रहे हैं। आलम यह है कि गर्भवती महिला और अन्य मरीजों को इन दिनों बगैर अल्ट्रासाउंड कराए ही बेरंग लौटना पड़ रहा है। हम लोग अपने 30-40 किलोमीटर दूर से श्रीनगर बेस अस्पताल में आए हैं, लेकिन यहाँ आने पर हमें पता चला कि यहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट है वो है ही नहीं, और इस वजह से हमें जो है प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगे। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल की जो महिला कर्मचारी वो छुट्टी पे जा रखी है, और हम जब वहाँ श्रीनगर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कतें हो रही है। हम जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, जहाँ हमको बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ रेट भी बहुत हाई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 2 रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक महिला रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे ही चल रहा है। लेकिन महिला रेडियोलॉजिस्ट की छुट्टी पर चले जाने से मरीजों पर आफत आ गई है। हालांकि ये सब स्वास्थ्य सचिव के नोटिस में है, लेकिन उनका कहना है कि समय लगेगा, लेकिन सब ठीक होगा। जिनकी ड्यूटी लगती है उनको तो हम लोग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पारित करते ही हैं कि ड्यूटी के दौरान किसी की भी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। तो इन मामलों में जो है हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई भी करने से चूकते नहीं हैं, और डॉक्टर्स में भी काफ़ी डिसिप्लिन है, उनको भी अपनी ड्यूटीज़ का पता है, और सबकी सहभागिता से इस बार हम लोग अच्छी से अच्छी यात्रा सुनिश्चित करेंगे।
ये हाल आमतौर पर पूरे प्रदेश के अस्पतालों का है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा और 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव का एकमात्र अस्पताल ही बीमार चल रहा हो तो कैसे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। श्रीनगर से आलोक रावत के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यमुनोत्री धाम के स्टॉल फुल होने से होटल एसोसिएशन नाराज है और सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर आपत्ति व्यक्त की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरी का कहना है कि जब यात्रियों का कोटा ही तय नहीं है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक क्यों लगाई गई है। साथ ही ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मांग उठाई गई है। दस मई से केदारनाथ धाम और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। बीते साल इन दोनों धामों में वीआईपी दर्शन के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने एक व्यवस्था शुरू की थी और हर वीआईपी से 300 रुपए का शुल्क तय किया था, जिससे बीते साल समिति की कमाई करीब 1.5 करोड़ रुपए हुई थी। लेकिन इस बार इस व्यवस्था में वीआईपी के लिए प्रोटोकॉल रखा गया है और जिला प्रशासन जिस वीआईपी का प्रोटोकॉल भेजेगा उसी को वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे। इसलिए हमने इस व्यवस्था को गत वर्ष लागू किया था और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी सामने आया था और इस वर्ष भी हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। देखिए, उसको कैटेगराइज ये करते हैं कि जिन व्यक्तियों के प्रोटोकॉल आते हैं, जो प्रोटोकॉल के तहत में आते हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव जो प्रोटोकॉल के तहत में आते हैं, जिनका कि शासन और प्रशासन के माध्यम से जो प्रोटोकॉल हमको प्राप्त होते हैं या शासन प्रशासन को प्राप्त होते हैं, उनको हम विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव मानते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में मोदी गुफा को लेकर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मोदी गुफा 15 जून तक के लिए बुक हो चुकी है। पिछले यात्रा सीजन में मोदी गुफा से 3 लाख की कमाई हुई थी और साल 2019 में पीएम मोदी इसी गुफा में 1 रात के लिए रुके हुए थे। केदारनाथ में मोदी गुफा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिकी भूयान शर्मा रहेंगी और रेनिकी भूयान शर्मा के नाम से गुफा 9 और 10 मई को बुक कराई गई है, जहां वो ध्यान योग करेंगी। रेनिकी पहले भी कई बार केदारनाथ आ चुकी हैं। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन केस से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रामदेव को माफी को नामंजूर कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील ने कोर्ट को बताया है कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या ये उतने ही साइज का माफीनामा है जितने साइज का आपका ऐड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस माफीनामे को भी अस्वीकार कर दिया और माफीनामे वाले हिस्से को हाईलाइट करने को कहा है। अब 30 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड कृषि विभाग की नाक के नीचे घपला हो रहा है और विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है। हरिद्वार में छापेमारी में पकड़े गए जिंक सल्फेट के सैंपल फेल हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी पर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। खेती अच्छी हो इसके लिए किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फर्टिलाइजर ही फर्जी हो तो बेचारा किसान क्या करे। रुद्रपुर की सरकारी लैब की रिपोर्ट ने हरिद्वार में फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। 16 मार्च को कृषि सचिव विनोद सुमन के आदेश पर अलग अलग जगह से फर्टिलाइजर के सैंपल लिए गए और 27 मार्च को सरकारी लैब ने मुहर लगाकर कह दिया कि सैंपल खराब है। मतलब ये कि जिंक सल्फेट में जिंक ही नहीं है और अगर छापेमारी न हुई होती तो किसान के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता। उनके क्रम में जो है सैंपलिंग कराई गई। सैंपलिंग की टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए उसको वेद लैब के लिए भेजा गया। वर्तमान में कुछ दिन पूर्व ज्ञात हुआ है कि एक सैंपल हमारा जो है जिंक का फेल है, जो कि विभागीय क्रय प्रक्रिया में है। जिस स्टोर से सैंपल लिया गया था वहाँ पर स्टॉप सेल नोटिस जारी किया गया है और संबंधित जो फर्म है उसको नोटिस जारी किया गया है। हरिद्वार के मुख्य कृषि अधिकारी खुद मानते हैं कि शासन के कहने पर एक्शन हुआ, तो सवाल है कि कृषि विभाग के अफसर आखिर किस काम के। इसी हरिद्वार जिले में 2 साल पहले फर्जी सैंपल के बाद 40 करोड़ रुपए का जिंक सल्फेट खरीदा गया और घपले की फाइल गायब है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा करने की तैयारी थी? कृषि विभाग के पास हर सवाल का एक ही जवाब है कि कार्रवाई होगी। वहीं इस हाल पर हरिद्वार के कांग्रेस विधायक भी हैरान हैं।
बिल्कुल इस पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी क्योंकि रीटेस्टिंग में गया है, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की जो प्रक्रिया है उसके तहत इसका पालन किया जा रहा है। रीटेस्टिंग में अगर सैंपल पुनः फेल होता है तो संबंधित फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 40 करोड़ का घोटाला 2 साल पहले हो चुका है जिंक सल्फेट के नाम पर, और अब फिर जनपद में ये घोटाला सामने आया है। और ये तो खाली हरिद्वार में हो सकता है, उधम सिंह नगर और पूरे उत्तराखंड में जिंक सल्फेट के नाम पर, इस हमारी मिट्टी के नाम पर ये धोखाधड़ी हमसे की जा रही है, किसानों से की जा रही है। किसानों के नाम पर काम करने वाला कृषि विभाग काम को लेकर कितना गंभीर है, ये बात हरिद्वार में फर्जी जिंक सल्फेट की रिपोर्ट ने साफ कर दी है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सभी तरह के स्पोर्ट्स में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हालांकि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अभी तक लड़कियों की धमक कम ही नजर आती है, लेकिन हरिद्वार पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल बॉडी बिल्डिंग में मेडल जीतकर न सिर्फ नाम कमा रही हैं, बल्कि पुलिस के जवानों को भी फिट रहने का संदेश दे रही हैं। फिट रहने के लिए कई लोग जिम जाते हैं, लेकिन हरिद्वार पुलिस की कांस्टेबल पूजा भट्ट ने अपना वजन कम करने के लिए ऐसी हार्ड एक्सरसाइज शुरू की कि पूजा एक बॉडी बिल्डर बन गई। खानपुर थाने में तैनात पूजा भट्ट रोजाना घंटों जिम में पसीना बहाती है और कड़ा रूटीन फॉलो करती है। हाल ही में गोवा में हुई नेशनल बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में पूजा भट्ट ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। पूजा का अगला टारगेट गोल्ड मेडल जीतने का है। सबसे पहला गेम मैंने पावर लिफ्टिंग खेला था। पावर लिफ्टिंग के बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। बॉडी बिल्डिंग जब मैंने स्टार्ट करी उसमें मेरा पहले में तो मेडल नहीं लगा। उसके बाद जो सेकंड गेम करा वो एनपीसी किया था। एनपीसी में मेरा मेडल लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं मोटिवेट होते गई और मोटिवेट होने के बाद अब मैंने नेशनल लेवल का गेम खेला है और बहुत अच्छा लगा। हमारे कप्तान साहब ने बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट किया, मुझे समझाया कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग आपको मतलब उससे ज़्यादा आप इस बार आपको करके देंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं गोल्ड लाई हूँ, मैं ब्राउन्ज लाई हूँ, पर इस बार मैं गोल्ड लेके आऊँ। लड़कियों को बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऐसे में पूजा को भी कई नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि परिवार के सपोर्ट से पूजा मेहनत से जुटी हुई है। हरिद्वार जिले के एसएसपी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पूजा भट्ट को सम्मानित किया और इनाम भी दिया। बहुत ही गर्व का विषय है हमारे उत्तराखंड पुलिस के लिए भी। एक पूजा भट्ट जो हमारी कांस्टेबल है, जिसने ओपन चैंपियनशिप 13th ओपन चैंपियनशिप जो गोवा में हुई थी वास्को में, उसको ब्रॉन्ज मेडल उसमें लाई है। तो ये सभी जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं, साथ में जितने भी हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, उन सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय भी है। और लोगों को भी इसको और भी लोगों को प्रेरित करेंगे। पुलिस के जवानों का फिट रहना बेहद जरूरी है। हालांकि पुलिस के सभी जवान फिटनेस के लिए उतने जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे में 22 साल की पूजा भट्ट पुलिस के जवानों को फिट रहने का संदेश भी दे रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।